हेलो हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सभी? किसी बताइए एक बार। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? आई होप फाइन होगे, बढ़िया होगे और ढेर सारे मजे के साथ होगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, आज की इस लेक्चर को। लेकिन उससे पहले एक बार कल वाला वापस से रिकॉल कर लेते हैं, एक बार ब्रश मार लेते हैं कल वाले कॉन्सेप्ट्स पे। तो कल चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, जितना लंबा नाम है उतना लंबा चैप्टर है, लेकिन निहायत ही आसान, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाला और एक नॉलेजेबल चैप्टर है। मतलब नॉलेजेबल चैप्टर तो सारे ही होते हैं, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये आपको अपने आसपास की चीजों के बारे में बताएगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी अमेजोन बेसिन की। तो हमने देखा था अमेजोन बेसिन कहाँ है, अफ्रीका के पास है। ठीक, अमेजोन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जो पूरा मिलके जो एक एरिया ड्रेन करती हैं, जहां से वो निकलती हैं, उसको हम कहते हैं अमेजोन रिवर बेसिन। ठीक, अमेजोन रिवर बेसिन की हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा था कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर बात करें तो अमेजोन रिवर बेसिन की क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ इस प्रकार की हैं कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। एक कॉन्टिन्यूअस वे में रेनफॉल होती रहती है। ठीक, फिर हमने देखा था कि कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन से एनिमल्स ग्रो करते हैं। तो एनिमल्स में हमने देखा था कि कौन कौन से एनिमल्स हैं। पाइथन पाया जाता है और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, एनाकोंडा, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे एनिमल्स ऐसे पाए जाते हैं। ठीक, ये सारी कहानी हमने देख रखी है। अब इसके आगे बात करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमको उठाना है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. ठीक, टॉपिक है हमारा पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अगर बात करें पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट की, तो पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट में क्या चीजें हैं कि बेसिकली टॉपिक क्या है कि किस तरह से लोग रेन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें बेसिकली हमको इस पार्ट में डिस्कस करनी है। ठीक, तो अगर बात करें सबसे पहली चीज की, तो सबसे पहली चीज तो लोग यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, किस तरह की कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है बेसिकली कि एक जगह की लैंड को चला, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं। ठीक है, इधर देखना एग्जांपल। ठीक, ये मान लो पूरा फॉरेस्ट है। ठीक, अब इस फॉरेस्ट का इतना पार्ट पहले कट किया। ठीक, मतलब यहाँ के इस वाले एरिया के जितने पेड़ हैं उनको सबको काट दिया। ठीक, उन पेड़ों को जला दिया, उससे जो राख बनी। ठीक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी, तो पहले यहाँ पर कल्टीवेशन की इतने एरिया में। ठीक, इतने एरिया में कल्टीवेशन कर ली। अब जब इस एरिया की फर्टिलिटी खत्म हुई, इस एरिया की फर्टिलिटी लूज होना स्टार्ट हुई, तो फिर फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट पे बढ़ गए, यहाँ पहुंच गए। ठीक, मान लो यहाँ से यहाँ तक कर लिया, फिर इस जगह को छोड़ के यहाँ पहुंच गए। ठीक, अब यहाँ पे वही सेम परफॉर्म की वापस से। ठीक, तो जब तक ये किया, फिर यहाँ के बाद जब इसके वापस से यहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो गई, तो और आगे बढ़े, फिर इस एरिया को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। जब इस एरिया की फर्टिलिटी खत्म हो गई, तब तक ये एरिया वापस से रिग्रो हो चुका होगा, तो फिर बैक टू नॉर्मल जहां से वापस से स्टार्ट किया था। ठीक, अब एक चीज दिमाग में आ रही है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे ही फर्टिलिटी खत्म हुई, दूसरी जगह मूव की, वैसे ही पीछे का जो फॉरेस्ट है वो ग्रो कर गए। तो किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने में 100 साल लगते हैं, 100-200 साल लग जाते हैं किसी भी एरिया की फर्टिलिटी खत्म होने में। ठीक, क्योंकि सॉइल इतनी फर्टाइल होती है कि आप जब उस पर बहुत ज्यादा उसको ओवर यूटिलाइजेशन कर देते हो, तब कहीं जाके उसकी फर्टिलिटी खत्म होती है, अदरवाइज फर्टिलिटी जल्दी खत्म नहीं होती है। ठीक, ये समझ में आया शिफ्टिंग कल्टीवेशन? आगे चलते हैं। They mainly grow tapioca, pineapple, and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is women
who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow। ठीक, तो लोग क्या करते हैं, जो मेन्स होते हैं वो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, और जो वुमेन्स होती हैं वो क्रॉप्स ग्रो करती हैं, जैसे मेजरली टैपियोका, पाइनएप्पल, ये सारी। अब टैपियोका के बारे में मत पूछना क्योंकि मुझे टैपियोका को कोई मालूम नहीं है कि टैपियोका क्या होती है, किस तरह की क्रॉप होती है। आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक, मैं तो ठीक से पाइनएप्पल को नहीं देखा मैंने आज तक, टैपियोका की बात कर रहे हो। मैंने देखा है सेब देखा है, केला देखा है, आम देखा है, और क्या देखा है, लीची देखी है, संतरे देखे हैं। ठीक, तो ये सारे फ्रूट मैंने देख रखे हैं भाई साहब। बाकी मुझे इतना फ्रूट का मुझे इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं भाई एक ऐसा आदमी हूँ जो दाल चावल पे जिंदा रहता हूँ। ठीक, तो मुझे फ्रूट्स का उतना ज्ञान नहीं है। The practice slash and burn agriculture, the staple food is manioc, है? Sorry, manioc, also known as cassava that grows under the ground like the potato। ठीक, तो बेसिकली ये लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग स्लैश एंड बर्न फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग प्रैक्टिस क्या है, इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अमेजोन बेसिन वगैरह रिवर में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न, ठीक, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा है, ये 8th में भी पढ़ोगे, ये 9th में भी पढ़ोगे, और 10th में जब पहुंचोगे, अगर तुम्हारे पहुंचने तक ये पार्ट सिलेबस में रहा, ठीक, जैसे मेरे पार्ट में था जब मैंने अपनी 10th कंप्लीट की थी, तो मेरे पार्ट में ये सारी चीजें थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। अब जब तक तुम पहुंचोगे तब तक अगर ये सारी चीजें रही, तुम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत वास्ट तरीके से पढ़ोगे क्लास 10th में। ठीक, तो तुम उसमें देखोगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बहुत अलग अलग नाम है, दहिया, पूमा, ठीक, पूमा नहीं पामा कुछ कैसे था, दहिया हो गया और ये सारे। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे नाम हैं और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे नाम हैं। तो लगभग 20-30 नामों से अलग अलग रीजन वाइज 20-30 नामों से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है, जिसमें से जो अमेजोन बेसिन वाला यानी जो साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है, वहां पर इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ के जो लोग हैं वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हुए ये टैपियोका, कैसावा, ये सारी तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। कैसावा एक ऐसी क्रॉप होती है जो पोटैटो की तरह जमीन के अंदर ग्रो होती है। ठीक, they also eat queen ants and egg sacs। cash crops like coffee, maize and cocoa are also grown। ठीक, तो ये लोग जो क्वीन एंट्स होते हैं उनको भी खाते हैं, कॉफी जैसे स्टेपल फूड हो गए, ये सारी चीजें भी ये लोग खा पी के अपनी जिंदगी जीते हैं। The rainforest provide a lot of wood for the houses। Some families live in the thatched houses shaped like beehives। There are other large apartment like houses called meloka with a steeply slanting roof। ठीक, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो थेस्ट हाउसेस में रहते हैं। ठीक, किस तरह के हाउसेस में रहते हैं, थेस्ट हाउसेस। थेस्ट हाउसेस, अब थेस्ट हाउसेस क्या होते हैं भाई साहब, तो थेस्ट हाउसेस ऐसे हाउसेस, मतलब कच्चे घर सुने, कच्चे घर। ठीक, पर क्या है कच्चा मकान पक्का मकान, तो वो कच्चे घर जो होते हैं जिसमें मतलब ड्राई ग्रासेस का यूज करके, मिट्टी का यूज करके नॉर्मली छत और बाकी पूरे घर बनाते हैं, वो होते हैं थेस्ट हाउसेस। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बेसिकली थेस्ट हाउसेस में रहते हैं, और जो थोड़े वेल्दी लोग हैं, वेल्दी इन द सेंस जिनके पास जमीन ज्यादा है इस एरिया में, वो वुडन घर बना के रहते हैं, यानी कि लकड़ी के घरों में रहते हैं। ठीक, Life of the people of the Amazon basin is slowly changing। In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigation the river। In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible। ठीक, तो क्या बताया गया है कि ओल्ड टाइम्स में, मतलब आज से लगभग 100-150 साल पहले, जो अमेजोन बेसिन का हार्ट है, मतलब जो उसकी कोर है, जो उसका सेंटर है, वहां पर सिर्फ आप अमेजोन रिवर को ट्रैक करके पहुंच सकते थे, अमेजोन रिवर को फॉलो करते हुए पहुंच सकते थे। लेकिन फाइनली 1970 के बाद ट्रांस हाईवे बनाया गया। ठीक, कौन सा हाईवे, ट्रांस
हाईवे। बेटा ये वो ट्रांस नहीं है जो सोच के तुम मजे ले रहे हो, ठीक। और अगर ले भी रहे हो तो बहुत गलत बात है यार, ऐसे किसी एक जेंडर का मजे नहीं ले सकते तुम, ठीक। यू हैव नो राइट्स। खैर वो तुम लोग की अपनी आइडियोलॉजी है। ट्रांस हाईवे जब 1970 में बनाया गया तो उसके थ्रू अब हम अमेजोन जो बेसिन है उसके अलग अलग पार्ट्स तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट जो है अमेजोन बेसिन के वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो चुके हैं। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming, ठीक। अब हुआ क्या कि जिस जिस तरह से अमेजोन बेसिन लोगों की नजर में आया तो लोगों को वहां पे डेवलपमेंट के चांसेस दिखने लगे कि यहाँ पे रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, वुड्स इतने ज्यादा प्रेजेंट हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पे इतने प्रेजेंट हैं जिनको हम यूज करके नई नई इंडस्ट्रीज नई नई मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ के जो इंडिजीनियस लोग थे यानी कि जो यहाँ पर रहते आए थे बहुत टाइम से, उनको इस एरिया से हटा के दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पे शिफ्ट होने के बाद भी इन्होंने अपने जो फार्मिंग टेक्निक्स थी वो फार्मिंग टेक्निक्स नहीं छोड़ी, वो सेम तरीके से फार्मिंग करते हैं आज भी उन एरियाज में जहां पे उनको शिफ्ट किया गया। The development activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforests. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin, ठीक। तो अमेजोन बेसिन वाला जो रीजन है उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है और यही डेवलपमेंट अमेजोन बेसिन के धीरे धीरे खत्म होने का, उसके डैमेज होने का कारण बन रहा है। क्यों? क्योंकि अमेजोन बेसिन में जितने फॉरेस्ट हैं उनको काटा जा रहा है वुड्स के लिए, जो एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग की जा रही है उनसे लेदर्स बनाने के लिए, उनकी बोन्स का यूज करके मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक। You can see that this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rains fall and the lush forest turns into a barren landscape, ठीक। तो जो डिस्ट्रक्शन है अमेजोन बेसिन का, यहां लिख देते हैं, जो डिस्ट्रक्शन है अमेजोन बेसिन का वो डिस्ट्रक्शन मेनली दो कॉजेस से है। सबसे पहली तो नेचुरल कॉजेस और दूसरा है ह्यूमन इंटरफेरेंस। नेचुरल कॉज और ह्यूमन इंटरफेरेंस। अगर बात करें ह्यूमन इंटरफेरेंस की तो ह्यूमन इंटरफेरेंस में वही चीजें हैं कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है वुड्स के लिए, एनिमल्स की हंटिंग की जा रही है। वही अगर बात करें नेचुरल कॉजेस की तो नेचुरल कॉजेस में क्या चीज है कि वैसे बारिश होती है, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है तो होता क्या है कि जो टॉप सोइल बह जाती है। कैसे बह जाती है? तो मान लो ये लैंड है, ठीक है, मेरा हाथ नहीं, ये लैंड है। अब ये लैंड है, जब इसमें बहुत ज्यादा पानी गिरेगा, जब बहुत ज्यादा पानी गिरेगा इस पे, तो जो ऊपर की लेयर होगी, मान लो मैं अपने हाथ पे मिट्टी रख लूं, मैं अपने हाथ पे क्या कर रख लूं, मिट्टी रख लूं, और मैं इस बॉटल से पानी को गिराता रहूं, इस बॉटल से पानी को ऐसे ऐसे गिराता रहूं, ठीक। अरे भाई सच में गिर गया यार। मैं इस बॉटल से पानी को गिराता रहूं, देखो होगा क्या कि इसके ऊपर जो टॉप सॉइल होगी धीरे धीरे बहने लगेगी, ठीक। और जब जैसे ही किसी भी लैंड की टॉप सॉइल बहने लगती है ना, तो वो टॉप सॉइल बैरन होने लगती है, यानी कि फर्टाइल नहीं रह जाती है, बंजर जमीन वो धीरे धीरे क्या होती है, वो धीरे धीरे जमीन जो है वो बंजर होने लगती है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ी इंडिया की बात करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की अब भाई साहब करते हैं थोड़ी सी बात। आओ, ये इंडिया है, ठीक। इंडिया का मैं बस रफली बना रहा हूं, ठीक है, माइंड नहीं करना। ये इंडिया है, ठीक है, मान लो ये इंडिया है, मान लो ऐसा है नहीं, ठीक, बहुत बनाया मैंने। तो अब यहां से आती है रिवर गंगा, ठीक। और यहाँ क्या बना रहा हूं मैं यार, छोड़ो उसको, बस इतना जानो कि रिवर गंगा आती है, वो अपनी ट्रिब्यूटरीज एक्सपैंड करती है, ठीक।
ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, वो अपनी ट्रिब्यूटरीज एक्सपैंड करती है। तो जब दोनों की ट्रिब्यूटरीज मिलके जिस एरिया में उनका वाटर पहुंचता है, यानी कि जो एरिया गंगा की ट्रिब्यूटरीज, रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज और रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज जहां पर जिस एरिया को ड्रेन करती हैं, उसी एरिया को हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। दिस इज व्हाट, दिस इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक, तो जिस एरिया को इन दोनों रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज मिलकर ड्रेन करती हैं, उसी एरिया को हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बहुत सिंपल सा है, अमेजोन बेसिन जैसे था, ये अमेजोन रिवर जो एरिया ड्रेन कर रही है वो अमेजोन बेसिन, उसी तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो एरिया गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज ड्रेन कर रही है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। क्लियर है, सिंपल है। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 13 degree north latitudes। ठीक, जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये बेसिकली सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है 10 डिग्री नॉर्थ से आके 30 डिग्री नॉर्थ तक। ये डायरेक्शन के बारे में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इसको चल के 9th में पढ़ोगे, आगे डिटेल में इसको पढ़ोगे। ठीक, तो वहां पे जान लोगे। The tributaries of the river Ganga like the Ghagra, the Son, the Chambal, the Gandhak, the Kosi and the tributaries of Brahmaputra drain it। Look at the atlas and find names of some tributaries of the river Brahmaputra। ठीक, तो क्या बताया गया है कि बेसिकली वाला जो पार्ट है उसमें गंगा की ट्रिब्यूटरी जैसे घाघरा, कोसी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर इस एरिया को ड्रेन करती हैं, इस एरिया से पानी को बाहर के ले जाती हैं। The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarbans Delta are the main features of this basin। ठीक, तो इस बेसिन में कौन कौन से मेजर एरियाज आ जाते हैं? तो हिमालयाज की जो फुटहिल्स है, हिमालयाज के कुछ माउंटेन्स जो है वो हो गया, प्लेन वाला जो इंडिया का प्लेन वाला पार्ट है वो हो गया, ये सारा जो पार्ट आता है बेसिकली हमारा किसके अंदर आता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर हमारा ये वाला पार्ट पूरा आता है। द एरिया इज डोमिनेटेड, सॉरी मेन फीचर ऑफ दिस, हाँ, Oxbow lakes dot the plain area। The area is dominated by monsoon climate। The monsoon brings rains from mid-June to mid-September। The summers are hot and the winters cool। ठीक, तो क्या बताया गया है कि ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला पार्ट है इसमें ऑक्सबो लेक्स पाए जाते हैं। कैसे लेक्स? ऑक्सबो लेक्स। अब ऑक्सबो लेक्स के टेंथ में बहुत डिटेल में आराम से पढ़ोगे, लेकिन मैं तुमको बता देता हूं एक बार। ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं? ये कोई लेक बह रही है, ठीक, ये कोई लेक बह रही है। अब इस लेक के बीच में एक छोटा सा क्या हो गया? एक छोटा सा डिपोजिशन हो गया। ठीक, लेक बह रही है और यहाँ पर मिट्टी का डिपोजिशन होता चला गया, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाता है? नहीं, एक मिनट, गलत हो गया कुछ, लग गया भाई सब। हाँ, रुकना एक मिनट। ठीक है भाई साहब, लेट्स गेट बैक टू दी वर्क। कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल। मार्कर कहाँ रख दिया? गायब कर दिया क्या? ये गया। ठीक है, तो ऑक्सबो लेक्स क्या होती है? मैं थोड़ा गलत डायग्राम बना दिया था। ये एक लेक फ्लो कर रही है, ठीक। अब मान लो कभी इस लेक में फ्लड आया, ठीक, कभी इस लेक में क्या आ गई? बाढ़ आ गई, तो इस लेक ने अपना अपने बेड मान लो इधर से बढ़ा लिया, ठीक। अब ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक। जब बाढ़ का पानी वापस गया तो ये रिवर वापस अपने कोर्स पे आ जाएगी। तो ये जो एरिया फॉर्म होगा ना, ये वाला एरिया, यही होगा हमारा कौन सा? ये होगा हमारा ऑक्सबो लेक। ठीक, क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट के बारे में बताया गया है कि मॉनसून यहाँ पर होते हैं मिड जून से आके सितंबर तक, यहाँ पे बारिश होती रहती है, ठीक, रेगुलर इंटरवल्स पे।
और अगर वही बात करें तो समर्स काफी हॉट होते हैं और विंटर्स काफी कूल होते हैं इस वाले रीजन में। Look at the map of India, find out the states in which the Ganga Brahmaputra basin lies। ठीक, इंडिया के मैप को देखो और उस मैप को देख के आइडेंटिफाई करो कि कौन से वो स्टेट जिनमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पाया जाता है। The basin area has varied topography. The environment plays a dominant role in the distribution of the population. The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrain। ठीक, तो क्या बताया गया है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला जो पार्ट है, जो ये वाला रीजन है, ये इसकी बहुत वेरीड टोपोग्राफी है। मतलब इसकी जो सरफेस है वो बहुत अलग अलग है। मतलब कहीं पे प्लेन है, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे फुट हिल्स हैं। ठीक, इस एरिया में जो प्लेन, इस एरिया में जो माउंटेन्स पाई जाती हैं उनकी स्लोप जो होती है बहुत स्टीप होती है। मतलब बिल्कुल खड़े स्लोप होती है, मतलब बिल्कुल ऐसी स्लोप होती है जिसके चलते लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल रहता है लोगों के लिए। The plain area provides the most suitable land for human habitation. The soil is fertile. Agriculture is the main occupation of the people, where flat land is available to grow crops। ठीक, तो क्या बताया गया है कि जो फ्लैट लैंड है वो मोस्ट सुटेबल एरिया है किसके लिए? ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है और यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती है। ठीक, अब मैं एक चीज बताऊं, काम की नहीं है लेकिन एक नॉलेज के लिए सुन लो कि जो प्लेन वाला पार्ट है ना, ये यूपी बिहार राजस्थान, राजस्थान नहीं, यूपी बिहार और ये अपना हरियाणा, ये वाला पार्ट प्लेन का पार्ट कहलाता है। ठीक, इसी के चलते एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि जो मोस्ट ऑफ द कल्टीवेशन होती है इंडिया में, मोस्ट ऑफ द जो खेती होती है इंडिया में, वो इन्हीं एरियाज में होती है। क्यों? क्योंकि ये एरियाज बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। Since cultivation of the main crop of paddy, the main crop is paddy. Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where the amount of rainfall is high। ठीक, तो क्या बताया गया है कि यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो क्या है? पैडी यानी कि राइस। ठीक, मेन क्रॉप यहाँ की राइस है। ज्यादातर इस एरिया में राइस ही ग्रो की जाती है। ठीक, क्यों यहाँ पे ज्यादा राइस क्यों की जाती है? क्योंकि राइस एक ऐसी क्रॉप होती है जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ठीक, और इन एरिया में बारिश होती है ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक नहीं, काफी हद तक, जिसके चलते इन एरियाज में पैडी ग्रो करना बहुत सुटेबल होता है। ठीक, आज भी इतने रखते हैं, बाकी कल करेंगे। इसी के साथ एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।